गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम ईडीडी के लेक्चर में अगले टॉपिक कंड्यूट वायरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। कंड्यूट वायरिंग कितने टाइप्स की होती है। कंड्यूट वायरिंग का मतलब होता है किसी पीवीसी के पाइप के अंदर से वायरिंग को स्थापित करना। तो आइए यहाँ पर लिख देता हूँ। कंड्यूट वायरिंग कितने टाइप्स की होती है। किसी वाहक नली के अंदर से तार स्थापन की प्रोसेस को कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। कंड्यूट वायरिंग आपकी कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग और दूसरा है कॉन्सेल कंड्यूट वायरिंग। ठीक है। एक को हम कहते हैं सतह वाहक नली वायरिंग। एक का होता है अंदर यानी छिपी हुई वाहक नली वायरिंग। ठीक है। तो देखते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग के बारे में। लिखिएगा नीचे से। इस विधि में पीवीसी पदार्थ से निर्मित पीवीसी पदार्थ की निर्मित इस विधि में पीवीसी पदार्थ की निर्मित वाहक नली को दीवार के ऊपरी सतह पर सडल की सहायता से नली मतलब क्या होता है? क्या चीज? वाहक नली। वाहक नली का मतलब कंड्यूट पाइप। कंड्यूट को वाहक बोलते हैं। सडल की सहायता से कस दिया जाता है। सडल क्या होता है? सडल कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें एक कील होती है। इसको दीवार में धंसा दिया जाता है। क्या किया जाता है? दीवार में धंस दिया जाता है। तो यह सडल कई टाइप्स की होती है। बड़े आकार की भी होती है,
तो ये हमारी कंडक्ट पाइप इस तरीके से जगह बिछा दिए हम दीवार पे लगा दिए, तो इससे सीधे सैडल को ला करके इस तरीके से और यहाँ पे कील लगा होता है, इसको ठोक देते हैं हथौड़ी से, तो ये अंदर फिक्स हो जाता है, तो ये पाइप दीवार पर टिक जाती है। कस किया जाता है तथा चालक तारों को वाहक नली के अंदर से गुजारते हुए तथा चालक तारों को वाहक नली के अंदर से गुजारते हुए यानी कंडक्ट पाइप अंदर से गुजारते हुए ले जाते हैं। और दूसरा जो पेंसिल वायरिंग है, इसमें लिखिएगा इस विधि में पीवीसी पदार्थ से निर्मित वाहक नली को दीवार के आंतरिक सतह से लगा। इस विधि में पीवीसी से निर्मित कंडक्ट पाइप को दीवार के भीतरी सतह से लगाते तथा ऊपर से सीमेंट बालू की परत द्वारा ढक दिया जाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा कंडक्ट पाइप बस। अब जब इसको भी लगाते हैं कंसील वाले को भी, तो करते क्या है कि दीवार में हुक लगा करके जहाँ पे जोड़ वोड़ वगैरह होता है वहाँ पे कंडक्ट पाइप बेंड और जंक्शन बॉक्स वगैरह लगा करके आवश्यकता अनुसार 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप को हुक द्वारा कस दिया जाता है। ठीक है, और जंक्शन बॉक्स के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उसको दीवार के ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर ढक देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। अब आगे चलते हैं मेटल वाले पे, मेटल और लेड शीट वायरिंग। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यह वायरिंग पैटर्न वायरिंग के समान ही की जाती है। यह वायरिंग पैटर्न वायरिंग
के समान की जाती है, किंतु केवल जो है मेटल और लेड शीशे होते हैं, मेटल और लेड शीशे होते हैं। जो सीसा व एल्यूमीनियम की मिश्र धातु से जो सीसा एवं एल्यूमीनियम मिश्र धातु से अवॉर्ड रहते हैं। इन केबल में मैकेनिकल फोर्स इन केबल में मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक चोट तथा नमी एवं वातावरण के प्रभाव को सहन करने का सामर्थ्य होता है। ये केबल महंगे होते हैं, ये केबल महंगे यानी कॉस्टली होते हैं। इनका उपयोग विशेष स्थानों पर जैसे रासायनिक प्रयोगशाला एवं औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। ठीक, चलते हैं अब आगे कुछ रूल रेगुलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, कंसील्ड वायरिंग में मैंने एक चीज बताना भूल गया था, छोड़ दिया, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि कंडक्ट वायरिंग में जो पाइप की साइज होती है वो पाइप का साइज क्या क्या है जो मार्केट में हमारे अवेलेबल है। साइज ऑफ कंडक्ट वायरिंग, साइज ऑफ कंडक्ट वायरिंग, ठीक है। 16 mm, 31 mm, 25 mm, 31.5 mm और एक होता है 38 mm। ठीक है, तो ये हो गया साइज mm में। और नंबर ऑफ कंड्यूट सॉरी कंड्यूट लिखा है, नंबर ऑफ वायर होना चाहिए, कंडक्टर लिखिए, नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो 16 mm में कम से कम 2 से 3 वायर पास कराए जा सकते हैं।
21 में 4 से 5, ठीक है। और 25 के कंडक्टर में 6 से 8 कंडक्टर पास कर सकते हैं और 31.5 के कंड्यूट से 8 से 10 वायर पास कर सकते हैं और 38 के पाइप से 10 से 12 कंडक्टर हम गुजार सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है जब आप आगे वायरिंग करेंगे तो कितने कंडक्टर आपसे गुजर रहे हैं उस लाइन से, तो उसके लिए कितनी मोटी पाइप का आप चयन करेंगे और उतनी मोटी पाइप का जो रेट होगा आप वहाँ पर लिखेंगे और टोटल एस्टिमेटिंग और कास्टिंग आप करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कुछ जनरल यूजफुल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो लिखिए सामान्य महत्वपूर्ण विद्युत वायरिंग संस्थान विद्युत वायरिंग संस्थान संस्थापन नियम जनरल रूल्स जनरल यूजफुल रूल्स और रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन। पहला नियम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए MDB फॉर MDB MDB क्या है यहाँ पर, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, जब पोल से कोई लाइन आती है फेस एवं न्यूट्रल सबसे पहले कहा जाती है, सबसे पहले हमारा एनर्जी मीटर लगा होता है। एनर्जी मीटर में जाता है और एनर्जी मीटर से निकलने के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है और MDB में जाने के बाद यहाँ से अलग अलग कमरों के लिए जो अलग अलग स्विच बोर्ड कर लीजिए, फिर यह स्विच बोर्ड में जाएगा, ठीक है। यह सब स्विच बोर्ड में, अगर सब स्विच बोर्ड लिखेंगे सब स्विच बोर्ड, तो ये सब स्विच बोर्ड से हम अलग अलग फ्लोर के अलग अलग कमरों के लिए यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे, मेन कंट्रोल यहाँ से करेंगे, ठीक है। सबसे मेन कंट्रोल तो यहाँ से है,
इसके बाद यहाँ से बंद कर देंगे तो जितने भी कमरों में आप वायरिंग कर रखे होंगे सारी सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर इसे नहीं बंद करते हैं तो सब सर्किट से अलग अलग, जैसे ये फ्लोर फर्स्ट है तो फ्लोर फर्स्ट के लिए यहाँ से स्विच बोर्ड के माध्यम से अन्य कमरों में लाइट फैन सर्किट के लिए जाएगा। यहाँ से सेकंड फ्लोर के लिए स्विच बोर्ड के माध्यम से सप्लाई जाएगी। यहाँ से थर्ड फ्लोर के लिए सप्लाई जाएगी। ठीक है। तो जिस फ्लोर में अगर हमें मेंटेनेंस, मरम्मत या तो कुछ भी काम करना पड़ेगा तो सब स्विच बोर्ड से हम मैं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहले अब एमटीबी को देखते हैं। मेरा मेन उद्देश्य था कि पहले आपको ये बता देना आवश्यक है कि वायरिंग करते समय मीटर कहाँ लगता है। आइए देखते हैं। कंज्यूमर भवन में इनकमिंग सप्लाई, कंज्यूमर भवन में इनकमिंग सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई वह उस पर स्थापित एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि धूप, वर्षा व धूल से सुरक्षा हो सके। दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट, यह बोर्ड भवन के बाहर कक्ष में होना चाहिए। यह बोर्ड भवन के बाहर बाहरी कक्ष में होना चाहिए। जहां विद्युत सप्लाई आसानी से पहुंच सके, जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई आसानी से पहुंच सके। यह ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यह ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि एमडीबी जो लगाते हैं ये हमारा फर्श है, ये हमारा क्या है, फर्श है। इस फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हमें मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए। इसी ऊंचाई पर हम 1.5 मीटर की, इसी के बगल में आधे मीटर का गैप छोड़ के, आधे मीटर का गैप छोड़ करके हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एनर्जी मीटर लगा देते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर।
दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्लोर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक। जिससे उसमें लगी ऊर्जा मापी द्वारा रिकॉर्ड की गई रीडिंग को सफलतापूर्वक पढ़ा जाए। जिससे उस पर लगा जिससे उस पर स्थापित एनर्जी मीटर की रीडिंग को भली प्रकार से पढ़ा जाए। ऐसा नहीं कि इतना ऊंचा लगा दिया कि उसमें दिख ही नहीं रहा कि रीडिंग कितनी शो कर रहा है ना, तो वहां तक आसानी से पहुंचकर आदमी देख सके। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के आउटगोइंग टर्मिनल के तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के डीबी के आउटगोइंग टर्मिनल के आउटगोइंग टर्मिनल के तुरंत बाद फ्यूज कैरियर लगा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्यूज की यूनिट लगी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो हम फ्यूज को निकाल दें और आगे की सप्लाई ऑफ हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास सदैव फायर एक्सटिंग्विश होना आवश्यक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के तुरंत बाद अग्निशामक यंत्र लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे वर्कशॉप, लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल इत्यादि। और अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से प्रत्येक सब सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से प्रत्येक सब सर्किट यानी उप परिपथ जैसे प्रकाश, पंखा इत्यादि के लिए अलग अलग परिपथ होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समाप्त होती है।
सभी लोगों ने नोट कर लिया? सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? अब अगला हेडिंग डालिएगा, इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट एंड फैन सर्किट। इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट एंड फैन सर्किट। इसमें नोट करिएगा, संस्थान में लगाए गए प्रकाश, पंखा व 6 एम्पियर आदि एक ही परिपथ में होने चाहिए। संस्थान में स्थापित किए गए लाइट, फैन, 6 एम्पियर सॉकेट इत्यादि एक ही परिपथ में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। लाइट पॉइंट की दूरी फर्श से 2.5 मीटर पर होनी चाहिए। ये सारे रूल आप लोग जानते हैं? फैन पॉइंट की ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर, फैन पॉइंट की ऊंचाई ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर तथा सीलिंग से फैन पॉइंट की ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर या 2.75 मीटर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, भवन में लगाए गए सभी सब सर्किट के स्विच बोर्ड, भवन में लगाए गए सभी उप परिपथ के स्विच बोर्ड स्विच बोर्ड स्विच बोर्ड फर्श की ऊंचाई 1.25 मीटर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
हॉरिजॉन्टल वायरिंग की ऊंचाई फर्श से 3.5 मीटर पर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल वायरिंग की ऊंचाई की फर्श से 3.5 मीटर पर होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया कि कोई हमारा कमरा है, उसकी ऊंचाई 4 मीटर, उसकी ऊंचाई 4 मीटर वर्टिकल, ठीक है। तो जो कमरों में हम लाइन दौड़ाते हैं हॉरिजॉन्टल, वो ऊपर से 0.5 मीटर छोड़ देते हैं, ऊपर से 0.5 मीटर छोड़ देते हैं, तो बचता कितना है? नीचे से 3.5 बचेगा, तो इसी पर हम वायरिंग को दौड़ा देते हैं, ठीक है। इसी पर वायरिंग को दौड़ा देते हैं और नीचे से पंखे की जो ऊंचाई है, जो पंखा हम लगाते हैं छत पे, वो नीचे से 2.5 मीटर होगा, या कह सकते हैं 2.75 होगा। बल्ब हमने जो लगाया उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई भी 2.5 मीटर ही है। बल्ब की जो ऊंचाई है 2.5 मीटर पर ही स्थापित करते हैं, अर्थात ऊपर से कितना छूट गया? तो 4 मीटर में से घटा दीजिए, आधा मीटर ऐसे कट गया, 2 मीटर ऐसे कट गया, ठीक है, 1.5 मीटर ऊपर से छूट गया। तो ये तरीका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बेंड पाइप का प्रयोग समकोण पर, बेंड पाइप, जैसे कोई कमरा है, अब हम यहाँ से लाइन लेकर के जा रहे हैं, अब हमें नीचे उतरना है तार को लेकर के स्विच बोर्ड तक, यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा है, यहाँ तक यदि हमें उतरना है, ये हमारा रूम है, यहाँ पर हमारा कोई स्विच बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ से हम कोई लाइव कंडक्टर लेकर के जा रहे हैं, अब हमें यहाँ पर एक फैन लगा है, चाहे बल्ब लगा है, यहाँ पर हम बल्ब लगा दिया, इस बल्ब को जलाने के लिए सप्लाई देनी है, न्यूट्रल तो हम यहीं से दे दिए ऊपर ऊपर। अब स्विच बोर्ड में हमें एक फेस वायर नीचे लाएंगे और इस स्विच को कंट्रोल करके, स्विच के माध्यम से कंट्रोल करके बल्ब को देंगे। तो वायर को हमें नीचे लाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेंड पाइप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेंड पाइप लगाएंगे, जो इस तरीके से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये 3 वे बेंड पाइप होगा, एक लाइन आगे की तरफ चली जाए और एक लाइन इधर से आ जाए। तो यहाँ पर मोड़ देते समय हम क्या करते हैं, मोड़ हमेशा 90 डिग्री पर देते हैं। किससे देते हैं? झुकाव जो है देते हैं, जो घुमाव देते हैं वो 90 डिग्री पर देते हैं। तो लिखिएगा इसके संबंध में, बेंड पाइप का प्रयोग सिर्फ समकोण, बेंड पाइप का प्रयोग सिर्फ समकोण 90 डिग्री, अर्थात कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तथा कमरे की एक छत से दूसरे छत, कमरे अर्थात
कमरे की एक दीवार से दूसरे दीवार तथा तथा कमरे की एक दीवार से छत की ओर तथा कमरे की एक दीवार से कमरे की एक दीवार से छत की ओर हॉरिजॉन्टल वायरिंग के लिए तार ले जाने हेतु वायरिंग हेतु तार ले जाने के लिए करते हैं। ज्वाइंट बॉक्स यानी जंक्शन संधि बॉक्स अर्थात जंक्शन बॉक्स लगभग चारों दीवारों पर लगाया जाना चाहिए। जंक्शन बॉक्स लगभग चारों दीवारों पर स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पंखे के लिए जंक्शन बॉक्स 6 इंच माप से कम नहीं लगाना चाहिए। फैन के लिए जंक्शन बॉक्स 6 इंच के माप से कम नहीं लगाना चाहिए। सीढ़ी पर प्रकाश के लिए 2 वे स्विच का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी जीना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीढ़ी या जीने पर प्रकाश के लिए 2 वे स्विच का यूज करना चाहिए। ठीक है, शयन कक्ष में एक प्रकाश बिंदु को नियंत्रित करने के लिए शयन कक्ष में एक प्रकाश बल्ब को नियंत्रित करने के लिए बेड के निकट स्विच की सुविधा होनी चाहिए। बेड के निकट स्विच होना चाहिए। पता चला कि आप सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है,
और जैसे ही स्विच ऑफ करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ उठ करके जाते हैं, आपकी नींद छूम बनकर हो जाती है, अर्थात गायब हो जाती है। तो ये सारी व्यवस्था सोच करके व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि जैसे ही नींद आए, बस लेटे लेटे ही हम स्विच को दबा करके ऑफ कर। उपरोक्त सभी नियम फर्श से 3 मीटर की कम ऊंचाई वाले भवन के लिए लागू नहीं होंगे। ये सारे नियम जो अभी अभी आपने नोट किया है, और इससे ऊपर भी जो अभी अभी आपको हमने नोट कराया था, 3 मीटर से 4 मीटर से 4 मीटर लिखिएगा, 4 मीटर की कम ऊंचाई वाले भवन के लिए लागू नहीं होगा। उपर्युक्त सभी नियम 4 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवन में लागू नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जब 4 मीटर से कम है ऊंचाई, तो भाई हम ये इतनी ऊंचाई को फॉलो करके चलेंगे तो वायरिंग कहाँ दबाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, इस नियम में यही कर सकते हैं कि कम से कम 3 मीटर, 4 मीटर तो होना ही चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि 3 मीटर से कम ऊंचाई वाला नहीं होना, ताकि हम 2.5 मीटर करें तो ऊपर आधा गैप हमें मिले। तो एकदम दीवार की छत से सटा के थोड़े वायरिंग ले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं सॉकेट के ऊपर। ठीक है, जो सॉकेट हम इस्तेमाल करते हैं उस पर। सभी लोगों ने नोट कर लिया है ना, रब कर रहा हूं मैं। चलिए, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉकेट आउटलेट। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉकेट आउटलेट मतलब सॉकेट से हम जो कोई आउटपुट निकालते हैं, है ना, किसी भी डिवाइस के लिए, तो उसको हम आउटलेट कहते हैं। ठीक है, पावर सॉकेट को फर्श से 0.5 मीटर, पावर सॉकेट को फ्लोर से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर 0.5 मीटर तथा 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना, तथा 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली हो जाती है, हमने कहा कि पावर सॉकेट को फर्श से 0.5 मीटर और 1.3 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इतना बड़ा डिस्टेंस क्यों? तो देखिए, जैसे कि हमारे घरों में फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, या फिर गीजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से वहाँ की जो ऊंचाई रखी जाएगी 1.3 मीटर ऊंचाई रखना चाहिए। और यदि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हम उस पावर सॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिए हम
या अन्य सुविधा के अनुसार उसको लगा रहे हैं तो कम से कम 0.5 मीटर फर्श से दूरी रखना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्नान घर में सॉकेट आउटलेट झरना के ऊपर 0.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना है। बाथरूम में यानी स्नान कक्ष में सॉकेट आउटलेट शावर के ऊपर 0.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना है। ठीक है, तथा कंट्रोलिंग स्विच को बाथरूम से बाहर लगाना है। ठीक है, अगर बाथरूम में आप कोई सॉकेट लगा रहे हैं तो वो शावर के से ऊपर रखें। ऐसा ना हो कि आप शावर चला दिए हैं और झमाझम बारिश की बूंदों से आप स्नान कर रहे हैं और वो पानी का छींटा उस सॉकेट के अंदर चला जाए तो शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए 0.5 मीटर की ऊंचाई पर शावर से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर हमने स्थापित किया सॉकेट को और उसका कंट्रोलिंग स्विच हमने बाथरूम के बाहर लगा दिया। अब चलते हैं बेडरूम में। तो चलिए बेडरूम में बेडरूम में 6 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट का सॉकेट आउटलेट बेड के निकट होना चाहिए। जैसे आपको सोने का मन हुआ और मोबाइल आपकी कम चार्ज है तो बस सोच लो बेडरूम में 6 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट बेड के निकट होना चाहिए, चार्जिंग में लगा दिया। अब आगे चलते हैं रसोई खाना। किचन में देखते हैं भाई किचन में क्या कर रहे हैं। किचन में 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट स्लैब के ऊपर किचन में 16 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट स्लैब यानी कि जिस पर खाना बनाने के लिए चूल्हा वगैरह रखा जाता है उसको स्लैब बोलते हैं। तो किचन में 16 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट स्लैब यानी कि जिस पर हम चूल्हा रख के खाना बनाते हैं उस स्लैब से 2 पॉइंट स्लैब से 0.25 मीटर की ऊंचाई पर स्लैब से 0.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते स्थापित हम काहे को किचन में सॉकेट लगा रहे हैं। तो देखो ये उन घरेलू महिलाओं के लिए सुविधा है जिन्हें मिक्सी का इस्तेमाल करना है और कोई भी ऐसा इंडक्शन वगैरह का चूल्हा हो
जिसको चलाना हो और खाना पकाना हो तो जरूरी है 16 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट। अब कुछ आवश्यक चीजें हम देखते हैं कि घर के विभिन्न स्थानों पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के सॉकेट आउटलेट लगाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है या होनी चाहिए। अब किचन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भवन के विभिन्न स्थानों के लिए भवन के विभिन्न स्थानों के लिए निम्न सॉकेट आउटलेट की संख्या। सॉकेट आउटलेट की संख्या निम्न प्रकार है। तो देखते हैं क्या है। यह नियम कौन सा कहता है? यह IS यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से लिखो IS इंडियन स्टैंडर्ड जो कह रहा है वह 46 48 टू 1968 के तहत कभी कभी पूछ देता है कि भवन में जो सॉकेट लगाते हैं आउटलेट के लिए उनकी संख्या किस नियम के तहत स्थापित करते हैं। तो 4648 से 19 मतलब 1968 के अनुसार। देखिए प्लेस मतलब स्थान कौन कौन से हैं और नंबर ऑफ सॉकेट कितना 6 एम्पियर सॉकेट आउटलेट कौन सा 6 एम्पियर का। नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट कौन सा 16 एम्पियर। ठीक है, चलिए देखते हैं लिविंग रूम। ठीक है, 6 एम्पियर के सॉकेट की संख्या 2 होनी चाहिए और 16 एम्पियर की भी 2 होनी चाहिए। बेडरूम में 6 एम्पियर के 2 होने चाहिए, 10 एम्पियर 16 एम्पियर के 1 होना चाहिए। ड्राइंग रूम में 2 होना चाहिए 6 एम्पियर का और ये 1 होना चाहिए। किचन रूम में 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। बरामदा में 1 होना चाहिए और इधर भी 1 होना चाहिए। बाथरूम में कोई जरूरत नहीं और यहाँ पे एक बाथरूम में 60 एम्पियर का होना चाहिए। जैसे आपको गीजर वगैरह लगाना हो गया, सर्दी का दिन है, गर्म पानी चाहिए, नहाने के लिए। गैराज में
एक तो बत्ती जलाने के लिए या फिर किसी भी अन्य प्रकार के आउटलेट के लिए होना चाहिए और एक 16 एम्पियर का होना चाहिए। और फॉर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज के लिए इसमें 6 एम्पियर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 16 एम्पियर भी चलेगा। और एयर कंडीशनर, वातानुकूलन डिवाइस ने लगा रखा है, तो उसके लिए 6 एम्पियर की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, 16 एम्पियर की आवश्यकता होती है एयर कंडीशनर के लिए पावर सॉकेट आउटलेट। अब चलते हैं कुछ रूल है जो सब इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है। रूल फॉर इलेक्ट्रिकल सब सर्किट, रूल फॉर इलेक्ट्रिकल सब सर्किट। कुछ बच्चे तो पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? बहुत होशियार बच्चे। लाइट एंड फैन सर्किट, तो आइए देखते हैं लाइट एंड फैन सर्किट के लिए क्या नियम है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में या से एक प्रकाश बिंदु व पंखा बिंदु परिपथ के लिए एमडीबी से एक लाइट एंड फैन सर्किट के लिए अधिकतम 800 वाट एवं 10 पॉइंट ठीक है, एमडीबी से एक लाइट फैन सर्किट के लिए अधिकतम 800 वाट तथा 10 पॉइंट से अधिक नहीं रखना। यह 800 वाट क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड 800 वाट एवं 10 पॉइंट से अधिक नहीं रखना। चलिए पावर सर्किट के बारे में जानते हैं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पावर सॉकेट के लिए अधिकतम विद्युत धारा, पावर सॉकेट या पावर सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल लोड 3000 वाट एवं 2 पॉइंट से अधिक नहीं रखना। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लोड के प्रकार, लोड की संख्या एवं लोड का
types of load, types of load, और number of load, total electrical load या फिर total load। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लोड का भार हिंदी में पढ़ने वाले। ठीक, और यहाँ पे होगा लोड की संख्या, और यहाँ होगा लोड के प्रकार। आइए देखते हैं एक लोड हमने कमरे की वायरिंग करेंगे तो जैसे क्या लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे। और दूसरा लोड और दूसरा हो गया ट्यूब लाइट, और एक लगेगा पंखा आपका फैन। तो एक ट्यूबलाइट हो गया, एक बल्ब हो गया, एक फैन हो गया, और ज्यादा एक आप सॉकेट लगाएंगे। तो एक कमरे में इतनी सारी व्यवस्था एकदम टाइट है। चलिए, 1 2 3 4 प्रकार के हमारे पास लोड। अब देखते हैं जो हमारा बल्ब आता है, बल्ब हम कितनी संख्या में लगाएंगे। एक तो बल्ब हो जाएगा कमरे में बढ़िया, और एक ट्यूबलाइट लगा देंगे, 2 से हमारा काम टनाटन हो जाएगा। और तीसरा फैन, एक फैन तो चाहिए करिएगा, और एक हम लगा लेते हैं सॉकेट। ठीक है, मोबाइल चार्ज करना है, कमरा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लोड की संख्या कितनी होगी, काउंट करते हैं। क्योंकि हमने कहा है ना कि लाइट फैन सर्किट के लिए अधिकतम 800 वाट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोड 800 वाट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 10 बिंदु होने चाहिए। तो हमारे लोडों की संख्या कितनी है, कितने बिंदु होंगे? 1 2 3 4। तो हमारे लोड पॉइंट कितने हो गए? 4। यानी कि लोड पॉइंट कितना हुआ? 4। कुल लोड 4, कुल लोड बराबर 4। अब देखते हैं बल्ब का वाट पेज कितना है भैया। तो हमारा बल्ब है, तो हमने 60 वाट का 100 वाट का बल्ब लिया है। कितना वाटेज इसकी? 100 वाट। ट्यूबलाइट हमारी है, ट्यूबलाइट लगभग कितने वाट की आ जाएगी? तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 40 वाट ट्यूबलाइट को हम लिख देते हैं। और हमारा फैन जो होता है 60 वाट का, ये हमने नोट किया। और सॉकेट जो हम लगा रहे हैं, एक पीस लगा रहे हैं, और सॉकेट का जो है लोड हम 100 वाट लेते हैं। अब टोटल जरा काउंट करिए मेरे विद्यार्थियों कि टोटल लोड जो है, लोड का भार कितना आ रहा है। तो देखते हैं, जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, 100 200 और ये 60 40 100 ये भी हो जाएंगे, 300 हो जाएगा। 300 क्या वाट, यानी कि लोड का भार कितना हो जाएगा? कुल लोड का भार कितना हुआ? 300 हुआ। अर्थात हम यह देखते हैं कि लोड के पॉइंट कितने हैं? 10 से कम है, अर्थात 4 है। काम बढ़िया है। कुल भार कितना है? 800 वाट से कम है। चलो ये काम हमारा हो जाएगा, यानी इसके लिए हमको
एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार कुल लोडों की संख्या 4 है तथा लोड का कुल भार 300 वाट है, इसलिए केवल एक ही परिपथ बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ लिखिएगा लाइट फैन सर्किट के नियमानुसार कुल भार 800 वाट 10 पॉइंट होना चाहिए। अतः यहाँ पर कुल लोड कितना है? लोड पॉइंट 4 तथा लोड का भार 300 वाट है, इसलिए यहाँ पर केवल एक परिपथ बनेगा। ठीक है, ये बात सबके समझ में आई? अब चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। To calculate the load of internal wire. To calculate the load of internal wire. Load of internal wire. तो आइए देखते हैं आंतरिक तार स्थापन कैसे कर रहे हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, एक कमरे में एक प्रकाश बिंदु, एक पंखा, एक सॉकेट की गणना कीजिए। एक कमरे में एक प्रकाश, एक लाइट, एक फैन तथा एक सॉकेट की गणना की। सॉकेट के भार की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए लोड के प्रकार कौन कौन से हमारे पास है। टाइप्स ऑफ लोड, हमारे पास एक लाइट है, एक फैन है, एक सॉकेट है। लाइट हमने कितना लिया है? एक लिया है, तो जाहिर सी बात है लाइट के लिए हमने यहाँ पर मान लीजिए बल्ब लगाया है। क्या लगाया है? लाइट के लिए हमने क्या लिया है? मान लेते हैं बल्ब, हमने 100 वाट का बल्ब रखा। ठीक,
और फैन 60 वाट का है, सॉकेट 100 वाट का है। टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ लोड भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए पहले ही बनाना चाहिए था। नंबर ऑफ लोड एक 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 बराबर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 260 हुआ। तो लोड कितना हुआ? अतः इसके लिए एक ही सर्किट बनेगा। अब अगर पावर पर्पस के लिए देखते हैं, पावर सर्किट के लिए अगर हम देखते हैं तो एक 16 एम्पियर का केवल सॉकेट लगता है। अब बात करते हैं पावर सर्किट के लिए। तो पावर सर्किट के लिए हम क्या लगाते हैं? केवल एक सॉकेट ही तो लगाते हैं। कितने लगेंगे? एक लगेगा। कितना है? तो मान लेते हैं कोई सॉकेट लगाए, उस पर हम 1500 वाट का लोड देने वाले हैं। कितना? 1500 वाट का लोड देने वाले हैं। ठीक है। और ये सॉकेट कितना है? 16 एम्पियर का लगा। तो टोटल हमारा जो वाटेज आएगा कितना आएगा? 1500 ही तो आएगा। ठीक है। टोटल क्वांटिटी मतलब 3000 लोड से कम है। चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, कल आप लोग इसका उत्तर बताइएगा मुझे। अभी ये छोटा सा एक हल्का सा ये लोड हमने दिया था। हमने कहा एक कमरे में एक कमरे में या एक हाल है, एक हाल है मेरे पास। ठीक है। कितने बड़ा हाल है? इंटू 10 मीटर का हाल है। ठीक है। 15 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 8 मीटर तक। हाँ रख लीजिए कुछ भी। तो कुछ बड़ा हाल है, कुछ इस तरीके का। चलिए हम यहीं पर क्वेश्चन फिगर के रूप में बना दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक हाल है। नीचे दिए गए चित्र में चित्र में एक हाल में 3 पंखा, 4 बल्ब,
दो ट्यूबलाइट गणना की तथा ट्यूबलाइट स्थापित करना है अतः इस कमरे में कुल लोड की गणना कीजिए। ठीक, कुल लोड की गणना कीजिए। मान लीजिए कि एक बल्ब यहाँ लगाना है, एक बल्ब यहाँ लगाना है, ठीक है, एक बल्ब यहाँ लगाना है, एक बल्ब यहाँ लगाना है, और एक ट्यूबलाइट हमें यहाँ लगाना है, और एक ट्यूबलाइट हमें यहाँ लगाना है। एक ट्यूबलाइट यहाँ लगा दीजिए और 3 पंखे की जगह आप 2 ही पंखा रखिए। एक यहाँ पे पंखा लगाएंगे और एक यहाँ पे पंखा लगता है। तो सोचिए कि कुल कमरे का या इस हॉल का जो लोड आएगा कितना होगा, इसकी गणना करनी है। आप इसकी गणना करके कल हमें या फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर कुछ समझ में आया आप लोगों को? हेलो, थैंक यू क्लास।